आपका अपने चैनल सीखो सिखाओ लाइव बनाओ में स्वागत है। आप देख रहे हैं एस के पांडे की किताब आधुनिक भारत का इतिहास, पेज नंबर 37 से 68 तक। अध्याय 3, नवीन राज्यों का उत्थान। दक्कन के निजाम। हैदराबाद राज्य की नींव मोहम्मद शाह के शासनकाल में चिनकिलिच खां अथवा निजामुल मुल्क ने रखी। जुल्फिकार खां पहला व्यक्ति था जिसने पहली बार दक्कन में स्वतंत्र राज्य का स्वप्न देखा था। 1720 ईस्वी में चिनकिलिच खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1722 ईस्वी में उसे दिल्ली वापस बुला लिया गया तथा वजीर के पद पर नियुक्त किया गया। दरबार के षड्यंत्रात्मक वातावरण से क्षुब्ध होकर उसने दक्कन जाने की विचार कर लिया। 1723 ईस्वी के अंत में शिकार अभियान के बहाने उसने दक्कन की ओर प्रस्थान किया। इस समय दक्षिण भारत का सूबेदार मुबारिज खां था। मोहम्मद शाह ने मुबारिज खां को आदेश दिया कि वह निजाम को जीवित अथवा मृत उपस्थित करे। 1724 ईस्वी में सकूरखेड़ा के युद्ध में चिनकिलिच खां ने मुबारिज खां को मार डाला और दक्कन का स्वामी बन गया। मजबूर होकर मोहम्मद शाह ने चिनकिलिच खां को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया और उसे आसफजाह की उपाधि भी दे दी। चिनकिलिच खां ने 1725 ईस्वी में हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाई। रुहेले तथा बनगश पठान। गंगा की घाटी में रुहेलों तथा बनगश पठानों ने भी स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। एक अफगान वीर दाऊद तथा उसके पुत्र अली मोहम्मद खान ने बरेली में एक छोटी सी जागीर का विस्तार कर रुहेलखंड में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया जो उत्तर में कुमायूं से दक्षिण में गंगा नदी तक फैल गया। इससे कुछ दूर पूरब में मोहम्मद खां बनगश ने, जो एक अन्य अफगान वीर था, फर्रुखाबाद की जागीर को एक स्वतंत्र राज्य बना लिया। बाद में इसने बुंदेलखंड तथा इलाहाबाद के प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। राजपूत औरंगजेब की नीतियों से अप्रसन्न थे। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की दुर्बलता से लाभ उठाकर उन्होंने अपनी स्वाधीनता घोषित कर दी। बहादुर शाह ने 1708 ईस्वी में जोधपुर पर आक्रमण किया। अजीत सिंह ने अधीनता तो स्वीकार कर ली, परंतु शीघ्र ही उसने जयसिंह द्वितीय तथा दुर्गादास राठौर के साथ मिलकर मुगलों के विरुद्ध एक गठजोड़ बना लिया। 1714 ईस्वी में मुगल सेनापति हुसैन अली ने जोधपुर पर आक्रमण किया। अजीत सिंह को अपनी पुत्री का विवाह मुगल सम्राट फर्रुखशियर से करना पड़ा। सैयद बंधुओं ने अजीत सिंह को अपनी ओर मिलाने के लिए उसे अजमेर तथा गुजरात की सूबेदारी प्रदान की, जिस पद पर वह 1721 ईस्वी तक बना रहा। सैयद बंधु विरोधी दल ने जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय को 1721 ईस्वी में आगरा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। मोहम्मद शाह के समय में उसे गुजरात का क्षेत्र भी दे दिया गया। सवाई जय सिंह 1688 ईस्वी से 1747 ईस्वी। 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक अजमेर का सवाई जय सिंह था। इसे सवाई की पदवी मुगल शासक फर्रुखशियर ने दी थी। जय सिंह एक विख्यात राजनेता, कानून निर्माता और सुधारक था, परंतु सबसे अधिक वह विज्ञान प्रेमी था। उसने 1722 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की। जय सिंह एक महान खगोलशास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में बिल्कुल सही और आधुनिक उपकरणों के सुसज्जित पर्यवेक्षण शालाएं बनाई। उसने सारणियों का एक सेट तैयार किया जिससे लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण करने में सहायता मिले। इसका नाम जिज़ मुहम्मद शाही था। उसने यूक्लिड की रेखागणित के तत्व का अनुवाद संस्कृत में कराया। उसने त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियों और लघुगणकों को बनाने और उनके इस्तेमाल संबंधी नेपियर की रचना का अनुवाद संस्कृत में कराया। जय सिंह समाज सुधारक भी था। उसने एक कानून लागू करने की कोशिश की जिससे लड़की की शादी में किसी राजपूत को अत्यधिक खर्च करने के लिए मजबूर न होना पड़े। जाट दिल्ली, मथुरा और आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में कृषि कार्य करने वाले मूलतः जमींदार थे। इन्होंने औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। सर्वप्रथम विद्रोह तिलुपत के जमींदार गोकुल ने 1669 ईस्वी में किया। पुनः 1686 ईस्वी में राजाराम एवं रामचेरा ने विद्रोह किया। मनुची ने लिखा है कि राजाराम ने सिकंदरिया स्थित अकबर के मकबरे में घुसकर उसे जला डाला। इसके बाद जाटों का नेतृत्व चूड़ामन के हाथों में आ गया। चूड़ामन 1690 ईस्वी से 1721 ईस्वी।
चूड़ामन ने 1700 ईस्वी में भरतपुर राज्य की नींव डाली। उसने थीम नामक स्थान पर एक सुदृढ़ दुर्ग बनाया तथा मुगलों की शक्ति को चुनौती दी। 1721 ईस्वी में आगरा के सूबेदार जयसिंह द्वितीय के अधीन मुगल सेना ने इसके विरुद्ध अभियान किया तथा दुर्ग जीत लिया। चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली। चूड़ामन के बाद उसके भतीजे बदन सिंह ने जाटों का नेतृत्व संभाल लिया। बदन सिंह 1721 ईस्वी से 1756 ईस्वी। बदन सिंह ने अपनी सेना शक्तिशाली बनाई तथा दीग, कुंभेर, वेद तथा भरतपुर में 4 दुर्ग बनाए। नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात हुई अव्यवस्था से लाभ उठाकर उसने आगरा तथा मथुरा पर अधिकार जमा लिया। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि दी, जिसमें महेंद्र शब्द भी जोड़ दिया गया। बदन सिंह के बाद जाटों का नेतृत्व सूरजमल ने संभाला। सूरजमल 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी। 1756 ईस्वी में सूरजमल इस राज्य का उत्तराधिकारी बना। इसे जाटों का अफलातून प्लेटो भी कहा जाता है। पानीपत के तृतीय युद्ध में जाट सूरजमल के नेतृत्व में मराठों को सहयोग देने के लिए राजी हो गए थे, परंतु सदाशिवराव भाव से मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने अपने आप को पानीपत के तृतीय युद्ध से अलग कर लिया। 1763 ईस्वी में सूरजमल की मृत्यु के बाद जाट राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। जवाहर सिंह 1764-68 ईस्वी। इसकी मृत्यु के बाद क्रमशः रतन सिंह, केसरी सिंह, रणजीत सिंह तथा रणधीर सिंह शासक हुए। 1805 ईस्वी में रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। सिख धर्म की नींव गुरु नानक ने पंजाब में डाली। वस्तुतः सिखों का इतिहास सिख गुरुओं के इतिहास से प्रारंभ होता है। कुल 10 सिख गुरु हुए, जिनका इतिहास निम्नलिखित है। गुरु नानक 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी। जन्म तलवंडी। मृत्यु करतारपुर डेरा बाबा। पिता का नाम कालूजी, माता का नाम तृप्ता, पली का नाम सुलक्षणी, जाति खत्री, उपाधि हजरत रब्बुल मजीज। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक थे। इन्होंने नानक पंथ चलाया। इन्हीं के शिष्य सिख कहलाए। ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इन्होंने अपने एक शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो अंगद नाम से दूसरे गुरु बने। अंगद 1539 ईस्वी से 1552 ईस्वी। ये गुरु नानक के शिष्य एवं जाति से खत्री थे। इन्होंने खादुर में गुरु गद्दी बनाई तथा गुरु नानक द्वारा चलाई गई लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया। गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक भी अंगद को माना जाता है। अमरदास 1552 ईस्वी से 1574 ईस्वी। ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अपनी गद्दी गोइंदवाल में स्थापित की। यहाँ पर इन्होंने एक बावड़ी का निर्माण कराया, जिसके बारे में एक कहावत प्रचलित थी कि इसका पानी पीने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। इन्होंने नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति बिना लंगर में भोजन किए गुरु से नहीं मिल सकता। गुरु अमरदास ने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की और हर गद्दी में एक एक महंत की नियुक्ति की। मुगल सम्राट अकबर इनसे मिलने स्वयं गोइंदवाल गया था। अकबर ने अमरदास की बेटी बीबी धानी के नाम कुछ जमीन दी। अमरदास ने अपने दामाद एवं शिष्य रामदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया। रामदास 1574 ईस्वी से 1581 ईस्वी। ये अकबर के समकालीन तथा अमरदास के दामाद थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन प्रदान की। इसी जमीन पर इन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया। पहले इस नगर का नाम रामदासपुर था। इन्होंने नगर निर्माण में धन की आवश्यकता के कारण अपने अनुयायियों को पैसा वसूलने के लिए भेजा। इन अनुयायियों को रामदासी कहा जाता था। रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त करके गुरु का पद पैतृक बना दिया। अर्जुन देव 1581 ईस्वी से 1606 ईस्वी। इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर एवं संतोषसर नामक तालाब निर्मित करवाए। अमृतसर तालाब के मध्य में 1589 ईस्वी में हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया। इसकी आधारशिला कादरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत मियां मीर द्वारा रखी गई। अर्जुन देव ने तरनतारन तथा करतारपुर नामक नगर का निर्माण करवाया। 1595 ईस्वी में व्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक शहर बसाया। इन्होंने नगर के निर्माण के लिए अपने अनुयायियों को पैसा वसूलने के लिए भेजा, जो मनसद और मेहुरा कहे जाते थे।
इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना शुरू किया तथा अपने शिष्यों से कहा कि अपनी आय का 1/10 भाग गुरु को अर्पित करें। 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्युदंड दे दिया। हरगोविंद 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी। इन्होंने सिखों में सैनिक भावना पैदा की, सैनिक शिक्षा प्रारंभ की तथा स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। इस तरह सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। इन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई और यहाँ पर 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया। हरगोविंद ने अपने शिष्यों से धन के बदले घोड़े एवं शस्त्र प्राप्त किए। इन्होंने शिष्यों को मांसाहार की आज्ञा दी। अपने पिता की जुर्माने की रकम न चुकाने के कारण जहांगीर ने इन्हें 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा। इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर बसाया। 1645 ईस्वी में कीरतपुर में ही इनकी मृत्यु हो गई। हर्रायत 1645 ईस्वी से 1661 ईस्वी। इन्होंने भी शिष्यों को सैनिक शिक्षा दी। इनके समय में ही शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। सागूगढ़ की पराजय के दारा शिकोह इनसे मिला था। इससे नाराज होकर औरंगजेब ने हर्राया को दिल्ली बुलाया। ये स्वयं नहीं गए तथा अपने बेटे रामराय को भेजा। रामराय ने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे औरंगजेब प्रसन्न हो गया, लेकिन रामराय के कार्यों से गुरु हर्राया नाराज हो गए और उत्तराधिकारी अपने 6 वर्षीय बेटे हरकिशन को बना दिया। हरकिशन 1661 ईस्वी से 1664 ईस्वी। इनका अपने बड़े भाई रामराय से विवाद हो गया। रामराय ने देहरादून में एक अलग गद्दी स्थापित कर ली। इनके अनुयायी रामराय के नाम से जाने जाते हैं। हरकिशन ने अपना उत्तराधिकारी तेग बहादुर को बनाया। हरकिशन की चेचक से मृत्यु हो गई। तेग बहादुर 1664 ईस्वी से 1675 ईस्वी। ये हरगोविंद के पुत्र थे। इनके समय में उत्तराधिकार के लिए झगड़ा प्रारंभ हो गया। इन्होंने अपना स्थान अमृतसर की जगह मखोवाली में बनाया। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलवाया और इस्लाम स्वीकार करने को कहा। 5 दिन की यातनाओं के बाद इनकी हत्या कर दी गई। गोविंद सिंह 1675 ईस्वी से 1708 ईस्वी। ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इन्होंने मखोवाल के पास आनंदपुर नगर की स्थापना की और वहीं पर अपनी गद्दी स्थापित की। गोविंद सिंह की 2 पलियों सुंदरी एवं जीतू से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। गोविंद सिंह को सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश ने अपने यहाँ आमंत्रित किया, इसलिए ये सिरमौर पहुंचे। इन्हें पहाड़ी क्षेत्र बहुत पसंद आया और इन्होंने पाउंटा, हिमाचल प्रदेश नामक स्थान की स्थापना की। पाउंटा में ही गोविंद सिंह ने सेनापति के रूप में हजारों सिख शिष्यों को सैनिक प्रशिक्षण दिया, अर्थात सिखों को लड़ाकू सैनिक बना दिया। कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना भी इन्होंने पाउंटा ही में की। इनकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। इनकी एक अन्य पुस्तक का नाम चंदी दीवा है। श्रीनगर के शासक फतेह शाह ने इनके बढ़ते प्रभाव के कारण पहाड़ी प्रमुखों के साथ भगनी पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में गोविंद सिंह विजयी रहे। इस युद्ध के बाद गोविंद सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से 4 किले बनवाने के आदेश दिए। ये चारों किले आनंदपुर एवं कीरतपुर के मध्य स्थित है, आनंदगढ़, केशगढ़, लोहगढ़ एवं फतेहगढ़। इन किलों का निर्माण 1688 ईस्वी से 1690 ईस्वी के बीच किया गया। मुगलों की सेना ने आलिफ खां के नेतृत्व में पहाड़ी राज्यों पर 1690 ईस्वी में आक्रमण किया। कहलपुर के शासक भीमचंद ने गोविंद सिंह से सहायता की प्रार्थना की। फलस्वरूप नादौन का युद्ध हुआ। नादौन का युद्ध 1690 ईस्वी। इस युद्ध में पहाड़ी सेना की तरफ से गोविंद सिंह ने मुगल सेना का मुकाबला किया। इस युद्ध में गोविंद सिंह विजयी रहे। खालसा की स्थापना गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का अर्थ शुद्ध या विशेष है। वैशाखी के अवसर पर इन्होंने अपने सभी अनुयायियों को केशगढ़ बुलाया। यहाँ बड़े नाटकीय ढंग से इन्होंने अपने अनुयायियों की परीक्षा ली, जिनमें जीवन बलिदान करने के लिए 5 लोग आगे आए। लाहौर का दयाराम खत्री, दिल्ली का जाट धर्मदास, द्वारका का दर्जी मोहकमचंद छिब्बा, जगन्नाथ का हिम्मत भीवर और बीदर का नाई साहबचंद्र।
इन्हें पंचप्यारे कहा गया। यहीं से सिख पुरुष अनुयायी अपने नाम के आगे सिंह तथा महिलाएं अपने नाम के आगे कौर लगाना शुरू की। उन्होंने सिख अनुयायियों से 5 वस्तुएं धारण करने को कहा: केश, कंधा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। गोविंद सिंह ने 80,000 की खालसा सेना तैयार की। आनंदपुर का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में औरंगजेब के आदेश पर भीमचंद ने 1701 ईस्वी में आनंदपुर पर आक्रमण किया, परंतु पहाड़ी सेना पराजित हुई। पहाड़ी सेना की सहायता के लिए सरहिंद के सूबेदार वजीर खान ने सेना भेजी, फलस्वरूप आनंदपुर का द्वितीय युद्ध हुआ। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध 1704 ईस्वी। इस युद्ध में गोविंद सिंह के 2 बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह तथा गोविंद सिंह की मां बंदी बना ली गई, परंतु गोविंद सिंह अपनी सेना के साथ भागने में सफल रहे। बंदी बनाकर तीनों को सरहिंद लाया गया तथा इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा गया। मना करने पर जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह को 27 दिसंबर 1704 ईस्वी को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया। इस घटना को देखकर ही गोविंद सिंह की मां की भी मृत्यु हो गई। चकमौर का युद्ध 1705 ईस्वी। ये युद्ध गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में गोविंद सिंह के शेष 2 बेटे अजीत सिंह तथा जुझारू सिंह मारे गए। गोविंद सिंह अपनी सेना के साथ भाग गए। खिदराना का युद्ध 1705 ईस्वी। इस युद्ध में गोविंद सिंह विजयी रहे तथा मुगल सेना वापस लौट गई। इन युद्धों के दौरान आदि ग्रंथ लुप्त हो गया। गोविंद सिंह ने आदिबंध का पुनः संकलन करवाया, इसीलिए इसे 10म पातशाह का ग्रंथ भी कहा जाता है। औरंगजेब के पुत्रों के उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। नांदेर नामक स्थान पर गोदावरी नदी के तट पर एक पठान अजीम खान द्वारा गोविंद सिंह को घायल कर दिया गया, लेकिन अजीम खान को गोविंद सिंह ने मार डाला। मरने से पहले गुरु गोविंद सिंह ने 2 बातें निश्चित की। 1. गुरु गद्दी समाप्त कर दी। 2. जहां भी गुरु को मानने वाले 5 लोग उपस्थित होंगे, वहीं गुरु उपस्थित हो जाएंगे। गुरुवाणी ही गुरु के शब्द हैं। गोविंद सिंह ने अपने एक शिष्य बंदा बहादुर को राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण करने को कहा तथा एक बड़ी शिष्य मंडली के साथ उसे पंजाब भेजा। बंदा बहादुर 1708-1716 ईस्वी। ये जम्मू का रहने वाला था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। बाद में इसका नाम माधवदास रखा गया। बैराग ग्रहण करने के कारण इसे माधवदास बैरागी कहा गया। इसकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह से आंध्र प्रदेश में नांदेर नामक स्थान पर हुई। गुरु से प्रभावित होकर इसने अपने आप को गुरु का बंदा कहा, तब से इसका नाम बंदा बहादुर पड़ा। गुरु गोविंद सिंह ने इसका एक नया नाम गुरुबख्श सिंह रखा। ये सिखों का पहला राजनीतिक नेता हुआ। इसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की और जिन लोगों ने सिखों पर अत्याचार किए थे, उनसे बदला लेना प्रारंभ किया। इसने अपने अभियान की शुरुआत सोनीपत से की। इसने सरहिंद के सूबेदार वजीर खान को पराजित किया और मार डाला तथा सरहिंद के 28 परगनों पर अधिकार कर लिया। वहां मुगलम अधिकारियों को हटाकर सिख अधिकारियों की नियुक्ति की। इसने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए और सिख राज्य की मुहर बनवाई। 1716 ईस्वी में गुरदासपुर के पास युद्ध चल रहा था, वहीं पर इसे घेर लिया गया। 8 महीने के घेरे के बाद इसने आत्मसमर्पण कर दिया और फर्रुखशियर के शासनकाल में इसे दिल्ली में मृत्युदंड दे दिया गया। अब सिख नेतृत्व विहीन हो गए। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिखों में शरबत खालसा एवं गुरुमत्ता प्रथाओं का प्रचलन हुआ। वर्ष में 2 बार वैशाखी तथा दिवाली के दिन सिख समुदाय के लोग इकट्ठे होते थे तथा निर्णय लेते थे। इकट्ठे होने को शरबत खालसा जबकि निर्णय को गुरुमत्ता कहा गया। धीरे धीरे सिखों ने छोटे छोटे संगठन बना लिए। कपूर सिंह के नेतृत्व में 1748 ईस्वी में ये सभी दल मिलकर दल खालसा के अंतर्गत संगठित हुए। 1753 ईस्वी में दल खालसा संगठन ने राखी प्रथा का प्रचलन किया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। राखी प्रथा में प्रत्येक गांव से वहां की उपज का 1/5 भाग लिया जाता था। उस गांव की सुरक्षा का भार भी लिया जाता था। 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे शक्तिहीन हो गए तथा मुगल साम्राज्य भी कमजोर हो गया। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात सिखों के सर्वाधिक गौरवपूर्ण इतिहास का प्रारंभ हुआ। इस अवधि में सिखों ने अफगान आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया।
1764 ईस्वी में सिख अमृतसर में एकत्रित होकर देग, तेग एवं फतेह लेख युक्त शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए, जो पंजाब में सिख संप्रभुता की प्रथम घोषणा थी। 1763 ईस्वी से 1773 ईस्वी के बीच पंजाब में छोटे छोटे सिख राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य मिशन कहलाते थे। इस समय पंजाब में 12 मिसलें कार्य कर रही थीं, जो निम्नलिखित थीं: 1. भंगी मिसल, 2. निशानिया मिसल, 3. रामगढ़िया मिसल, 4. नक्कई मिसल, 5. अहलुवालिया मिसल, 6. कन्हैया मिसल, 7. करोड़ा सिंधिया मिसल, 8. सुकेरचकिया मिसल, 9. दल्ले हवाला मिसल, 10. फिजुलपुरिया मिसल, 11. फुल्किया मिसल, 12. धनई मिसल। इनमें से 5 शक्तिशाली मिसलें थीं: भंगी, अहलुवालिया, सुकेरचकिया, कन्हैया तथा नक्कई। इनमें भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली थी। इसका अमृतसर, लाहौर और पश्चिमी पंजाब के कुछ इलाकों पर अधिकार था, जबकि सुकेरचकिया मिसल के प्रमुख रणजीत सिंह हुए। रणजीत सिंह 1792 ईस्वी से 1839 ईस्वी। 13 नवंबर 1780 ईस्वी को रणजीत सिंह का जन्म हुआ। ये सुकेरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के पुत्र थे। 1792 ईस्वी में महासिंह की मृत्यु हो गई और 12 वर्ष की उम्र में ये सुकेरचकिया मिसल के प्रमुख बने। 1796 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया, किंतु उसे आंतरिक विद्रोह के कारण अफगानिस्तान लौटना पड़ा। 1797 ईस्वी में जमान शाह ने सिखों पर पुनः आक्रमण किया। रणजीत सिंह ने अफगान सेना को अमृतसर में भारी नुकसान पहुंचाया और लाहौर तक उसका पीछा किया। वापस जाते समय जमान शाह की 12 तोपें चिनाब में गिर गई थीं। रणजीत सिंह ने इन्हें निकलवाकर वापस भिजवा दिया। इस सेवा के बदले में जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। 1805 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। इस तरह पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर एवं धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों उसके अधीन हो गई। 1805 ईस्वी में अंग्रेजों से पराजित होकर जसवंत राव होलकर पंजाब आया। जनरल लेक इसका पीछा करता हुआ ब्यास नदी तक आया और रणजीत सिंह से होलकर को शरण न देने को कहा। इस पर विचार विमर्श करने के लिए तख्त खालसा को आयोजित किया गया और इस बात के लिए गुरुमत लिया गया कि होलकर के साथ क्या बर्ताव किया जाए। राजनीतिक मामलों के लिए यह आखिरी गुरुमत हुआ। इसके बाद गुरुमत का क्षेत्र सामाजिक एवं धार्मिक मामलों तक ही सीमित रहा। 1806 ईस्वी में लेक और रणजीत सिंह के बीच एक समझौता हो गया। इस समझौते के अनुसार 1. रणजीत सिंह होलकर को अमृतसर छोड़ने को कहें। 2. अंग्रेज पंजाब से अपनी फौज हटाएं। 3. रणजीत सिंह के मित्रवत रहने की स्थिति में अंग्रेज उनके क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं करेंगे। रणजीत सिंह सभी सिखों के नेता बनना चाहते थे, इसलिए पटियाला, नाभा और औध की ओर आक्रमण करना शुरू कर दिए और सफलता भी पाई। इसी चीच लॉर्ड मिंटो ने ये देखते हुए कि फ्रांस और रूस एक संधि में बंध चुके हैं और भारत की ओर आ सकते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ को रणजीत सिंह के पास भेजा। मेटकॉफ रणजीत सिंह की पहली शर्त कि अफगान आक्रमण के समय अंग्रेज महाराजा का साथ देंगे और दूसरी शर्त कि पंजाब के मालवा क्षेत्र पर रणजीत सिंह का अधिकार हो के न मानने के कारण वार्ता टूट गई। रणजीत सिंह ने मालवा की तरफ अभियान किया, तभी अंग्रेजों ने लुधियाना में आग लोनी को एक अंग्रेजी सेना के साथ भेज दिया, जिससे रणजीत सिंह भयभीत होकर एक अपमानजनक संधि करने को बाध्य हो गया। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी। इस संधि पर मेटकॉफ और रणजीत सिंह ने अपने हस्ताक्षर किए। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थीं: 1. सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। 2. लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई, जिससे रणजीत सिंह इस तरफ आक्रमण न कर सके। 3. सतलज के पूरब के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए। 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह ने कांगड़ा विजय की। 1813 ईस्वी में अफगान अमीर शाह शुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया। उसी ने कोहिनूर हीरा भी इन्हें प्रदान किया।
1818 ईस्वी में इन्होंने मुल्तान विजय की। 1819 ईस्वी में दीवान चंद्र मिश्र के नेतृत्व में एक सेना कश्मीर गई जिसने अब्दाली के उत्तराधिकारियों द्वारा नियुक्त गवर्नर जब्बार खां को अपदस्थ कर यहां रणजीत सिंह की सत्ता स्थापित की। 1820-21 ईस्वी में इन्होंने डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खां तथा लेह को जीत लिया। 1834 ईस्वी में पेशावर को सिख राज्य का अंग बना लिया गया। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक 1831 ईस्वी में रणजीत सिंह से रोपड़ में मिला। यहां रणजीत सिंह सिंध के बंटवारे के संबंध में उससे बात करना चाहते थे लेकिन बेंटिंक ने बात करने से मना कर दिया। जब रणजीत सिंह ने सामरिक महत्व के क्षेत्र शिकारपुर, जिसे खुरासान का द्वार समझा जाता था, पर अधिकार कर लिया, तब अंग्रेजों ने उन्हें शिकारपुर छोड़ देने वम कहा। सिख सैनिक लड़ना चाहते थे लेकिन रणजीत सिंह ने अंग्रेजों की बात मान ली। 1835 ईस्वी में लाहौर से 40 मीटर दूर फिरोजपुर, जो कभी अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच झगड़े का कारण था, को अंग्रेजों ने जीत लिया। 1838 ईस्वी में वहां एक फौजी छावनी बना दी गई। यह अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण स्थल इसलिए था क्योंकि यहां से दरबार की महत्वाकांक्षा को नियंत्रित किया जा सकता था। अफगानिस्तान के अमीर शाह शुजा को दोस्त मोहम्मद की जगह अफगानिस्तान का अमीर बनाने हेतु लाडा कलंद, रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य 1838 ईस्वी में एक त्रिपक्षीय संधि हुई। इसी बीच 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह का प्रशासन। रणजीत सिंह एक निरंकुश शासक होते हुए भी खालसा के नाम से प्रशासन संचालित करता था। उसकी सरकार को खालसा सरकार कहा गया। उसने गुरुमत को प्रोत्साहन नहीं दिया तथा डोगरा सरदारों एवं मुसलमानों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। इस राज्य के प्रशासन में 5 मंत्री सहयोग करते थे। मुख्यमंत्री का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इस पद पर राजा के अति विश्वासपात्र लोग कार्य करते थे, जैसे राजा ध्यान सिंह। दूसरा महत्वपूर्ण पद विदेश मंत्री का था, जिस पर फकीर अजीजुद्दीन को नियुक्त किया गया था। कूटनीतिक कार्यों में इसका विशेष महत्व था। रणजीत सिंह की सेना के सेनापतित्व का कार्य रक्षा मंत्री द्वारा किया जाता था। दीवान मोहकम चंद्र, दीवान चंद्र मिश्र और हरि सिंह नलवा इस पद पर कार्य कर चुके थे। भगवान दास अर्थमंत्री का कार्य देखता था। सदर ए ड्योढ़ी का पद भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इस पर कार्य करने वाला अधिकारी राजा के निकट संपर्क में रहता था। पंजाब के डोगरे सामंतों में 3 भाई ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेता सिंह तथा ध्यान सिंह के पुत्र हीरा सिंह का प्रशासन में विशेष स्थान था। एक के बाद एक तीनों भाइयों को राजा की उपाधि दी गई। केंद्र में 12 प्रशासकीय विभाग थे, जिनमें 4 अत्यंत महत्वपूर्ण थे, जो निम्नलिखित। 1 दफ्तर ए अबवाब उल माल, इसमें भू राजस्व एवं अन्य आय के स्रोतों का विवरण होता था। 2 दफ्तर ए तोहिजात, यह विभाग राज परिवार के व्यय आदि की व्यवस्था करता था। 3 दफ्तर ए मवाजाब, यह विभाग सैनिक एवं असैनिक कार्मिकों के वेतन का हिसाब रखता था। 4 दफ्तर ए रोजनामचा खर्च, ये राजा के प्रतिदिन के व्यय का विवरण रखता था। प्रांतीय प्रशासन। सिख राज्य प्रांतों में बंटा था, जिसे सूबा कहा जाता था। कुल 4 सूबे प्रमुख, ये लाहौर, मुल्तान, कश्मीर एवं पेशावर। प्रत्येक सूबे का प्रमुख अधिकारी नाजिम कहलाता था। इसे सैनिक तथा असैनिक दोनों अधिकार प्राप्त थे। प्रत्येक सूबे परगने में बंटे हुए थे। यहाँ का प्रमुख कारदार होता था। ये शांति व्यवस्था के अलावा राजस्व भी एकत्रित करता था। परगने तालुकों में विभक्त थे। प्रत्येक तालुके में 50 से 100 मौज गांव होते थे, जो एक तालुकेदार के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मौजा या गांव होती थी, जहां पर पंचायत प्रशासनिक कार्य देखती थी। भू राजस्व व्यवस्था। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। राज्य की वार्षिक आय लगभग 3 करोड़ रुपए थी, जिसमें 2 करोड़ रुपए भू राजस्व से प्राप्त होते थे। भू राजस्व उपज का 3.3% से 40% के मध्य लिया जाता था। प्रारंभ में भू राजस्व बटाई प्रथा पर आधारित था, जो 1823 ईस्वी तक चलता रहा। इसमें कर वस्तु के रूप में लिया जाता था। दूसरी कंकूत व्यवस्था 1824 ईस्वी से 1834 ईस्वी तक चलती रही। इसमें कर वसूली उपज को आधार बनाकर नकद ली जाती थी। तीसरी प्रणाली नीलामी योजना थी।
इसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष के लिए कर वसूली का अधिकार ऊंची बोली बोलने वाले को दे दिया जाता था। सैन्य प्रशासन। रणजीत सिंह ने अपनी सेना को पश्चिमी आधार पर विकसित किया। उनके सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता है। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमृतसर को संधि के बाद उन्होंने अच्छी फौज की आवश्यकता को समझा था। रणजीत सिंह की सेना को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक फौज ए खास या फौज ए आइन अर्थात नियमित सेना। 2 फौज ए बेकवायद अर्थात अनियमित सेना। एक फौज ए खास। फौज ए खास घुड़सवार, पैदल एवं तोपखाने में विभक्त थी। घुड़सवार नियमित घुड़सवारों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण हेतु 1822 ईस्वी में फ्रांसीसी सेनापति अलार्ड को नियुक्त किया, लेकिन घुड़सवार परेड को घृणा की दृष्टि से देखते थे और प्रशिक्षण को रक्स ए लुलुआ नर्तकी की चाल के नाम से पुकारते थे। लॉर्ड ऑकलैंड ने 1838 ईस्वी में पंजाब का दौरा करते समय रणजीत सिंह के घुड़सवारों को देखकर कहा था कि ये संसार की सबसे सुंदर फौज है। पैदल सेना। इटालियन सेनापति बंतुरा को पैदल सेना के प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किया गया। इसने सैनिकों को फ्रांसीसी भाषा एवं डूम की धुन से प्रशिक्षित करने का सफल प्रयास किया। प्रत्येक सैनिक को निर्धारित ड्रेस पहननी होती थी, लाल कमीज, नीला पाजामा एवं काले चमड़े की पेटियां। तोपखाना। तोपखाने के समुचित विकास हेतु 1810 ईस्वी में दरोगाए तोपखाना नियुक्त किया गया। रणजीत सिंह का तोपखाना 4 भागों में विभक्त था। तोपखाना ए पीली, तोपखाना एसपी, तोपखाना ए जम्बूरक, तोपखाना ए गवी। कुछ विद्वानों के अनुसार इनके पास 122 बड़ी तोपें एवं 190 मध्यस्तरीय तोपें थीं। तोपखाने को प्रारंभ में फ्रांसीसी जनरल कोर्ट एवं बाद में कर्नल गार्डनर ने संगठित किया। लेहना सिंह ने इस कार्य को और आगे बढ़ाया। 2 फौज ए बेकवायद अनियमित सेना। इस सेना में मुख्य रूप से घुड़सवार होते थे। इन्हें 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक घुड़चढ़ा। खास घुड़चढ़ों को अपने घोड़े तथा अस्त्र लाने होते थे। इन्हें राज्य की ओर से वेतन दिया जाता था। 2 मिसलदार। ये वे सरदार थे जिनका राज्य रणजीत सिंह ने हस्तगत कर लिया था, किंतु उन्हें उनके अनुयायियों सहित सेना में सम्मिलित कर लिया गया था। इन्हें पहले जागीर दी गई, बाद में नकद वेतन दिया जाने लगा। न्याय प्रशासन। इस समय लिखित संविधान या कानून का अभाव दिखाई पड़ता है। रणजीत सिंह ने धर्मनिरपेक्ष न्याय व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जाति के लोगों को अपनी परंपरा के अनुसार न्याय प्राप्त करने का अधिकार था। मामलों के विवादों का निपटारा पंचायतों द्वारा किया जाता था। सूबे में सबसे उच्च न्यायालय नाजिम का होता था। यह अपीलीय न्यायालय था जो कारदार के फैसलों की अपील सुनता था। राजधानी लाहौर में अदालत उल आला थी। इसमें उच्च न्यायाधिकारी निर्णय दिया करते थे। अदालत उल आला की अपील महाराजा के दरबार में की जाती थी। अधिकतर दंड आर्थिक होते थे। अंग भंग एवं मृत्युदंड भी दिया जाता था। मृत्युदंड केवल राजा दे सकता था। प्रसिद्ध फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जैक्वेमेंट ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है। रणजीत सिंह के बाद पंजाब की स्थिति। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता आ गई। इनका उत्तराधिकारी इनका पुत्र खड़ग सिंह बना। खड़ग सिंह के प्रशासन में इसके वजीर ध्यान सिंह का प्रमुख हाथ था। 1840 ईस्वी में खड़ग सिंह की मृत्यु हो गई और उसी वर्ष एक और पुत्र नौनिहाल सिंह, पुत्रों में सबसे योग्य, की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद खड़ग सिंह को विधवा चांद कौर और रणजीत सिंह के पुत्र शेर सिंह में संघर्ष हुआ। खालसा सेना के सहयोग से चांद कौर का वध कर दिया गया। इसके बाद 1840 ईस्वी में शेर सिंह राजा बना। चांद कौर के समर्थक अजीत सिंह ने 1843 ईस्वी में शेर सिंह की हत्या कर दी और इस प्रकार रानी जिंदन की संरक्षिता में दिलीप सिंह 1843 ईस्वी में राजा बने। इस समय खालसा सेना काफी शक्तिशाली हो गई थी। इस कारण लाहौर दरबार उससे डरने लगा। अतः सेना को नियंत्रित करना जिंदन व लाल सिंह का लक्ष्य हो गया और यह सोचकर कि क्षेत्र विस्तार हो जाने पर ये लोग राजनीति में दखल छोड़ देंगे और यदि ऐसा न हुआ तो ये कमजोर हो जाएंगे, सिख सेना को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में झोंक दिया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 ईस्वी से 1846 ईस्वी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध महारानी जिंदन की महत्वाकांक्षा का परिणाम था।
मेजर बानफुट ने सिख सेना के लाल सिंह व तेजा सिंह को अंग्रेजों के प्रति उकसाया। खालसा ने सिख सेना को आक्रमण की अनुमति दे दी। इस प्रकार अंग्रेजों और सिख सेना के बीच लगातार 4 लड़ाइयां हुई। ये 4 लड़ाइयां मुद्दकी 18 सितंबर 1845 ईस्वी, फिरोज शाह 21 दिसंबर 1845 ईस्वी, बदोवाल और आलीवाल 28 जनवरी 1846 ईस्वी ऐसी हुई जो निर्णायक नहीं थीं। केवल 5वीं सबराओं की लड़ाई 10 फरवरी 1846 ईस्वी निर्णायक सिद्ध हुई। इन युद्धों में सिखों की पराजय का मुख्य कारण लाल सिंह एवं तेजा सिंह का विश्वासघात था। सिखों की पूर्णतया हार हुई। अंग्रेजी सेना ने लाहौर पर 20 फरवरी 1846 ईस्वी को अधिकार कर लिया और 9 मार्च 1846 ईस्वी को सिखों को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थीं। 1. महाराजा ने सतलज के पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए। 2. महाराजा ने सतलज और व्यास नदियों के बीच स्थित सभी दुर्गों पर से अपना अधिकार पूर्णतया छोड़ दिया, इन पर कंपनी ने अधिकार कर लिया। 3. सिखों को 1 करोड़ रुपये युद्ध के दंड के रूप में देने पड़े, जिसमें से उन्होंने 50 लाख रुपए अपने कोष में से दिए और शेष के बदले व्यास और सिंध नदियों के बीच के पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें कश्मीर और हजारा के प्रांत भी सम्मिलित थे, अंग्रेजों को सौंप दिए। अंग्रेजों ने 1 करोड़ रुपए के बदले कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया। 4. सिख सैनिकों की संख्या 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिकों तक सीमित कर दी गई। 5. अल्पवयस्क दिलीप सिंह को महाराजा स्वीकार कर लिया गया। रानी जिंदन उसकी संरक्षिका और लाल सिंह उसके वजीर स्वीकार किए गए। 6. लाहौर में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में 1 वर्ष के लिए एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। उसने पंजाब के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। 7. राजा को किसी यूरोपीय अथवा अमेरिकन व्यक्ति को अपनी सेवा में कंपनी की अनुमति के बिना रखने की आज्ञा नहीं थी। अंग्रेजी सेना को सिख राज्य में से गुजरने की खुली अनुमति थी। 2 दिन पश्चात अर्थात 11 मार्च को एक पूरक संधि की गई। इसके अनुसार वजीर लाल सिंह इत्यादि के अनुरोध पर अंग्रेजी सेना 1846 ईस्वी के अंत तक लाहौर में बनी रहेगी, ताकि वह लाहौर वासियों और महाराजा की रक्षा करती रहे। सिखों को कश्मीर गुलाब सिंह को बेचना पसंद नहीं आया, इसलिए लाल सिंह के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का दमन कर दिया गया और दिलीप सिंह से पुनः भैरोवाल की संधि की गई। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थीं। 1. जिंदन की संरक्षिता को समाप्त कर उसे 11/2 लाख रुपये वार्षिक पेंशन दी गई। 2. 8 सिख सरदारों की एक परिषद अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में शासन के कार्यों के लिए नियुक्त की गई। 3. लाहौर में एक स्थायी अंग्रेजी फौज का रहना स्वीकृत हुआ, जिसका खर्च 22 लाख रुपये प्रतिवर्ष दिलीप सिंह को देने थे। ये व्यवस्था दिलीप सिंह के वयस्क होने तक चलनी थी, लेकिन इससे पहले ही डलहौजी के समय में सिख और अनपेज आमने सामने आ गए। इसका परिणाम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के रूप में हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 ईस्वी से 1849 ईस्वी। प्रथम युद्ध में पराजय के बाद सिख सेना खालसा शक्ति को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहती थी। सिख डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति के विरोधी थे। रानी जिंदन के साथ अंग्रेजों ने बहुत बुरा व्यवहार किया। भैरोवाल की संधि के अनुसार उसे 1 लाख रुपये वार्षिक पेंशन दिया जाना था, जिसे घटाकर केवल 48,000 रुपये वार्षिक निश्चित कर दिया गया। यही नहीं, उनके बहुत से आभूषण ले लिए गए और उन पर जासूस बिठाकर शेखपुरा भेज दिया गया। मुल्तान के गवर्नर मूलराज को अंग्रेजों द्वारा अपदस्थ करने के कारण सिखों एवं जनता ने विद्रोह कर दिया। अतः डलहौजी ने बहाना लेकर युद्ध की घोषणा कर दी। इसमें कुल 3 युद्ध हुए। 1. रामनगर का युद्ध 22 नवंबर 1848 ईस्वी। इस युद्ध में जनरल गौफ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने रावी नदी पार कर रामनगर के स्थान पर एक निर्णायक युद्ध लड़ा। 2. चिलियांवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी। चिलियांवाला के स्थान पर गौफ के नेतृत्व में एक और अनिर्णायक युद्ध लड़ा गया, परंतु इस युद्ध में अंग्रेजों को भारी क्षति पहुंची। 3. गुजरात का युद्ध 21 फरवरी 1849 ईस्वी।
गॉफ के स्थान पर अब सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर को सौंपा गया। उसने तोपों के युद्ध में सिखों को परास्त किया और सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। 29 मार्च 1849 ईस्वी को डलहौजी ने सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। वहां उन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया और कुछ समय तक नारफाक में एक जमींदार की तरह रहे। बाद में वे पुनः पंजाब लौट आए और अपना धर्म स्वीकार कर लिया। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राजमुकुट में लगा दिया गया। पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था देखनी थी। जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंध तथा चार्ल्स मैसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस तरह पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। मैसूर 1565 ईस्वी में तालिकोटा के युद्ध के बाद वेंकट द्वितीय के समय में 1612 ईस्वी में मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई। यह विजयनगर राज्य का ही एक भाग था। 1704 ईस्वी में मैसूर के राजा चिक्का देवराज ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1719 ईस्वी में मैसूर से चौथ वसूल करने का अधिकार मराठों को प्राप्त हुआ था। 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर का राजा चिक्का केशनराज था, परंतु वास्तविक शक्ति 2 मंत्रियों नंजराज एवं देवराज के हाथों में निहित थी। देवराज प्रमुख सेनापति दालवाई तथा नंजराज राजस्व और वित्त नियंत्रक सर्वाधिकारी था। बाद में नंजराज ही मैसूर राज्य का सर्वेसवा हो गया। इसी समय हैदर अली नामक एक योग्य व्यक्ति नंजराज की सेना में भर्ती हुआ, जो अपनी योग्यता के बल पर एक दिन मैसूर राज्य का स्वामी बन बैठा। हैदरौली का जन्म 1722 ईस्वी में मैसूर के कोलार जिले में एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता फतेह मोहम्मद मैसूर में एक किले में सैनिक अधिकारी थे। इनकी मृत्यु 1728 ईस्वी में एक युद्ध में हो गई थी। बड़ा होकर हैदर ने नंजराज के यहाँ साधारण सैनिक के रूप में नौकरी प्रारंभ की। इसके युद्ध कौशल से प्रभावित होकर मैसूर के प्रधानमंत्री नंजराज ने 1755 ईस्वी में हैदर को डंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया। फौजदार बनने पर इसने 2 कार्य किए। प्रथम, अपनी निरक्षरता की कमी को पूरा करने के लिए खांडेराव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया और द्वितीय, अपनी सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करने हेतु फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति की, जिससे पाश्चात्य तकनीक को अपनाया जा सके। फ्रांसीसियों की सहायता से इसने डंडीगुल में 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। यहाँ रहकर हैदर ने आसपास के क्षेत्रों को लूटकर धन एकत्रित किया और अपनी शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि की। इसके बाद राजधानी मैसूर से श्रीरंगपट्टनम में स्थानांतरित हो गई। 1759 ईस्वी में मराठों के आक्रमण से मैसूर की सुरक्षा में हैदर अली की अहम भूमिका थी। इसी अवसर पर नंजराज ने इसे मैसूर का सेनापति नियुक्त किया। खांडेराव षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। उसने राजमाता को विश्वास दिलाया कि वह हैदर के सहयोग से नंजराज की शक्ति का अंत कर सकता है। राजमाता का समर्थन प्राप्त कर हैदर ने नंजराज का अंत कर दिया और 1760 ईस्वी में स्वयं को मैसूर का शासक घोषित किया। 1763 ईस्वी में वेदनूर के राजा की मृत्यु हो गई और सिंहासन के दावेदार 2 उत्तराधिकारी उठ खड़े हुए। हैदर ने दोनों को भरवाकर वहां अपने व्यक्ति को उपशासक नियुक्त किया और वेदनूर का नाम बदलकर हैदरनगर कर दिया। हैदरौली द्वारा मालाबार के नायकों का दमन करने और विजय प्राप्त करने की जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत के पोलिगारों को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया तथा सुंडा, सीरी और गोटी को भी अपने राज्य में मिला लिया। 1764 ईस्वी में पेशवा माधवराव ने मैसूर पर आक्रमण किया। सवानूर के दक्षिण में हलीबली पे मैदान में मराठों से हैदर का युद्ध हुआ, परंतु वह पराजित हुआ। परिणामस्वरूप मार्च 1765 ईस्वी में इसे एक संधि करनी पड़ी। संधि के अनुसार इसे गोटी तथा सवानूर के जिले और 32 लाख रुपए मराठों को देने पड़े। दक्कन में भारतीय ताकतों में हैदरौली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान घायल हो जाने के कारण 1782 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। हैदर के केंद्रीय शासन में 18 विभाग थे। उसके अधिकांश मंत्री हिंदू थे। उसकी सेना में 33,000 घुड़सवार थे।
उसने मैसूर की चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर के लिए दान किया। उसने अपने तांबे तथा सोने के सिक्कों पर शिव, पार्वती तथा विष्णु की मूर्तियां अंकित कराई थीं। टीपू 1782 ईस्वी से 1799 ईस्वी। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू मैसूर का शासक बना। थॉमस मुनरो ने उसके लिए कहा था कि टीपू नई रीति चलाने वाली अशांत आत्मा है। टीपू ने 1787 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, अपने नाम के सिक्के चलाए तथा वर्षों और महीनों के हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया। टीपू ने आधुनिक कैलेंडर को लागू किया, सिक्का ढलाई की नई तकनीक अपनाई व नाप तौल के आधुनिक पैमाने अपनाए। जब फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव किया तो इसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। वह स्वयं जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और अपने आप को नागरिक टीपू कहने लगा। श्रीरंगपट्टनम में उसने एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू ने अरब, अफगानिस्तान, फ्रांस, तुर्की, कुस्तुनतुनिया और मॉरिशस आदि जगहों पर अपने दूत भेजे। उसके दरबार में हिंदुओं को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। पूरनिया एवं कृष्णाराव इसके दो प्रमुख हिंदू मंत्री थे। इसने अपनी सेवा में फ्रांसीसी जल सेना के एक लेफ्टिनेंट रियो को नियुक्त किया था। कुछ वर्ष पूर्व मिले श्रृंगेरी पत्रों से पता चलता है कि जब 1791 ईस्वी में मराठा आक्रमणों से श्रृंगेरी के मंदिर का भाग टूट गया तो श्रृंगेरी के मुख्य पुरोहित की प्रार्थना पर टीपू ने मंदिर की मरम्मत के लिए तथा शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन दिया था। सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में स्थित श्रीरंगनाथ नरसिंह अथवा गंगाधरेश्वर के मंदिर की पूजा में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। यह उसकी धर्मसहिष्णुता का उदाहरण है। आंग्ल मैसूर युद्ध। कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। इनमें प्रथम को छोड़कर शेष में अंग्रेजों की विजय हुई। चतुर्थ मैसूर युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने मैसूर राज्य का विभाजन कर दिया और शेष मैसूर राज्य वाडियार वंश के एक अल्पवयस्क राजकुमार को दे दिया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी। इस युद्ध में मराठे तथा निजाम अंग्रेजों की तरफ थे। युद्ध का समापन 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि द्वारा। हैदर अली की फ्रांसीसियों से मैत्री को आंग्ल मैसूर युद्ध का एक कारण माना जाता है। हैदर अंग्रेजों से इसलिए रुष्ट था कि 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने निजाम से इस बात की संधि की थी कि बालाघाट को जीत लेने के बाद 7 लाख रुपये के बदले में निजाम बालाघाट क्षेत्रों की दीवानी अंग्रेजों को दे देगा। संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण मद्रास सरकार और कर्नाटक के नवाब के बीच मैसूर का सीमा विवाद था। उत्तरी सरकार पर अधिकार को लेकर मद्रास सरकार हैदर से मैत्री चाहती थी, किंतु निजाम उत्तरी सरकार क्षेत्र पर अपना आधिपत्य चाहता था और इसी दृष्टि से मराठों एवं हैदर के साथ सहयोग करने को तत्पर था। इस आशय की जानकारी मिलने पर 1766 ईस्वी में मद्रास सरकार ने निजाम से उत्तरी सरकार लेकर उसके बदले में हैदर के विरुद्ध मदद देना स्वीकार किया। मराठे, निजाम एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर ने त्रिगुट भंग करने की योजना बनाई एवं मराठों को 35 लाख रुपये देने का आश्वासन दिया। 18 लाख रुपये नकद एवं शेष राशि के बदले में कोलार जिला देकर मराठा सेना को वापस महाराष्ट्र भेज दिया। निजाम के साथ जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में एक सेना ने मैसूर पर आक्रमण किया, लेकिन कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली के भाई एवं हैदर अली के समर्थक महफूज खां के प्रभाव से निजाम अंग्रेजों का साथ छोड़कर हैदर से मिल गया। जोसेफ स्मिथ ने सितंबर 1767 ईस्वी में नई मित्र शक्तियों हैदर अली और निजाम को चंगामाघाट और त्रिनोमाली के युद्ध में पराजित कर दिया। परिणामस्वरूप निजाम हैदर का साथ छोड़कर पुनः अंग्रेजों से मिल गया। अब एक और बंबई से कर्नल वुड ने मैसूर पर आक्रमण किया और दूसरी ओर मद्रास से स्मिथ ने। 1768 ईस्वी के प्रारंभ में अंग्रेजों ने मंगलौर को अधिकार में लेने का प्रयास किया, लेकिन हैदर ने मंगलौर पर पुनः अधिकार जमा लिया और 1768 ईस्वी के अंत तक हैदर ने विभिन्न स्थानों को अपने कब्जे में ले लिया। 1769 ईस्वी में हैदर मद्रास से 5 मील दूर क्षेत्र तक प्रवेश कर चुका था। अतः विवश होकर अंग्रेजों ने हैदर अली से मद्रास की संधि कर ली। मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 ईस्वी। मद्रास की संधि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई, परंतु इसकी शर्तें हैदर अली के पक्ष में थीं। इस संधि में कैदियों की अदला बदली तथा विजित स्थानों के आपसी बदलाव की व्यवस्था थी।
ये प्रतिरक्षात्मक संधि भी थी क्योंकि अंग्रेजों ने हैदर को किसी दूसरी शक्ति द्वारा आक्रांत होने पर सहायता का वचन दिया। इस संधि से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा क्योंकि एक भारतीय शक्ति ने मद्रास के द्वार पर संधि की शर्तें निश्चित की। इस युद्ध ने अंग्रेजों की अजेयता को भी समाप्त कर दिया। द्वितीय आंग्ल माइसोर युद्ध 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी। 1769 ईस्वी की संधि की शर्तों का मद्रास सरकार द्वारा पालन नहीं हुआ। जब मराठों ने 1771 ईस्वी में हैदर के राज्य पर आक्रमण किया तब अंग्रेजों ने उसकी सहायता नहीं की। वह प्रत्याक्रमण की ताक में रहने लगा। 1779 ईस्वी में हैदर अंग्रेजों के विरुद्ध एक महान संघ में सम्मिलित हुआ। ये संघ असंतुष्ट निजाम द्वारा संगठित हुआ था क्योंकि निजाम अंग्रेजों द्वारा गुंटूर के जिले व बालाघाट क्षेत्र की दीवानी के बदले 7 लाख रुपये नहीं दिए जाने से नाराज था। वारेन हेस्टिंग्स की महाराष्ट्र में हस्तक्षेप की नीति से मराठे भी अंग्रेजों से नाराज थे। अतः हैदर, निजाम व मराठों ने त्रिगुट बना लिया था। भारत के बाहर फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड और विद्रोही अमेरिकन उपनिवेश भी इंग्लैंड के विरुद्ध मिल गए थे। फ्रांस भारत में खोई अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहता था। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के कारण भारत में भी अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर आक्रमण कर दिया जो कि हैदर के राज्य में था। माही से ही मैसूर की सेना के लिए आवश्यक सामग्री आती थी। सामग्री मिलने में अत्यंत कठिनाई हो गई, इसलिए हैदर अंग्रेजों से रुष्ट हो गया। जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर ने कर्नाटक में अर्काट पर आक्रमण कर दिया। नवाब भागकर अंग्रेजों के पास पहुंचा। परिणामस्वरूप कर्नल वेली व हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 2 अलग अलग सेनाएं भेजी गई। टीपू ने इन दोनों सेनाओं को आपस में मिलने नहीं दिया। हैदर ने कर्नल वेली को अरंदी के युद्ध में पराजित कर दिया। ये खबर सुनकर हेक्टर मुनरो युद्ध सामग्री तालाब में फेंककर भाग खड़ा हुआ। इस तरह हैदर अली ने 1780 ईस्वी में अर्काट जीत लिया। अब अंग्रेजों ने निजाम को गुंटूर का क्षेत्र देकर उसे हैदर से अलग कर दिया। उन्होंने मराठों से 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि कर ली जिससे मराठे भी हैदर से अलग हो गए। अब वारेन हेस्टिंग्स ने आयाकूट के नेतृत्व में एक सेना भेजी। पोटोनोवा के युद्ध में हैदरौली पराजित हुआ और घायल हो गया। 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर की मृत्यु हो गई। हैदर के पुत्र टीपू ने संघर्ष जारी रखा। 1783 ईस्वी में टीपू ने ब्रिगेडियर मैथ्यूज को पराजित कर सेना सहित बंदी बना लिया। लेकिन इसी समय यूरोप की संधि के कारण फ्रांसीसी युद्ध से अलग हो गए और टीपू ने अंग्रेजों से मंगलौर की संधि कर ली। मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी। ये संधि अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू के बीच मार्च 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए तथा बंदियों को मुक्त कर दिए। ये संधि टीपू के लिए कूटनीतिक सफलता थी क्योंकि वह अंग्रेजों के साथ पृथक संधि और मराठों की सर्वोच्चता स्वीकार करने का सफल विरोध कर सका था। वारेन हेस्टिंग्स ने संधि की शर्तों को बिल्कुल भी पसंद न किया तथा क्रोध में चिल्ला पड़ा, ये लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है। मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि वह संधि के बावजूद कर्नाटक को खो डालेगा। तृतीय आंग्ल माइसोर युद्ध 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी। मंगलौर की संधि एक खोखली विराम संधि को छोड़कर और कुछ नहीं थी। टीपू भी जानता था कि अंग्रेजों से फिर लड़ाई होना अवश्यंभावी है क्योंकि दोनों का उद्देश्य दक्कन पर राजनीतिक प्रभुता जमाना था। टीपू जैसा शासक मंगलौर की संधि से संतुष्ट नहीं रह सकता था। तो उसने अपने लिए फ्रांस तथा कुस्तुनतुनिया का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया तथा 1787 ईस्वी में दोनों स्थानों पर दूत भेजे। इससे अंग्रेज रुष्ट हो गए। कार्नवालिस निजाम को गुंटूर का क्षेत्र नहीं देना चाहता था। निजाम इस शर्त पर सहमत हो गया कि अंग्रेज उसे हैदर द्वारा जीते गए राज्य को दिलवाने में मदद करेंगे। 1789 ईस्वी में कार्नवालिस ने पत्र लिखकर निजाम की शर्त स्वीकार कर ली लेकिन मित्र राज्यों के विरुद्ध मदद न देने की शर्त लगा दी। मित्र राज्य की सूची में माइसोर का नाम नहीं था। इससे टीपू रुष्ट हो गया। 1789-90 ईस्वी में क्रेगानूर और एकोटा के 2 दुर्ग डचों से त्रावणकोर के नरेश ने खरीद लिए जिसे टीपू खरीदना चाहता था।
टीपू ने 29 दिसंबर 1789 ईस्वी को त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। ये राज्य अंग्रेजों का मित्र राज्य था। अतः टीपू के आक्रमण के कारण कार्नवालिस उससे रुष्ट हो गया। 1790 ईस्वी में कार्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली और वेलूर, बंगलौर पर अधिकार करते हुए श्रीरंगपट्टनम की ओर बढ़ा। कार्नवालिस, मराठा और निजाम की सेना ने टीपू को श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में घेर लिया। अतः टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी। इस संधि के अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को बारामहल, डंडीगुल तथा मालाबार मिला, मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग और निजाम को पेन्नार तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। टीपू को 3 करोड़ रुपये युद्ध क्षति के रूप में भी देने पड़े। तुरंत धनराशि न देने पर टीपू के 2 पुत्र कार्नवालिस के पास बंधक के रूप में रखे गए। इस संधि के बाद टीपू की अर्थव्यवस्था, सैन्य संगठन और सुरक्षा आदि सभी तितर-बितर हो गई। कार्नवालिस ने इस संधि पर टिप्पणी की, हमने अपने मित्रों को अधिक भयानक बनाए बिना ही अपने शत्रु को फलदायक रूप से लंगड़ा कर दिया है। टीपू की पराजय का मुख्य कारण यह था कि अंग्रेजों ने 1790 ईस्वी में निजाम एवं मराठों से संधि करके टीपू को मित्र रहित बना दिया और युद्ध में टीपू ने घुड़सवार सेना की जगह पैदल सेना का अधिक उपयोग किया। कार्नवालिस के बाद सर जॉन शोर गवर्नर जनरल बना, परंतु उसने मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसी कारण जॉन शोर को हस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता माना जाता है। आगे चलकर सर जॉन लॉरेंस ने भी अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई। चतुर्थ आंग्ल माइसोर युद्ध 1799 ईस्वी। 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेल्जली ने टीपू के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। टीपू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस कारण 1799 ईस्वी में वेल्जली ने युद्ध की घोषणा कर दी और माइसोर पर पूरब से जनरल हैरिस व कर्नल वेल्जली तथा पश्चिम से जनरल स्टुअर्ट ने आक्रमण कर दिया। स्टुअर्ट ने सदासीर के युद्ध में और हैरिस ने मलावली के युद्ध में टीपू को हरा दिया। अब अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। टीपू दुर्ग द्वार पर लड़ता हुआ मारा गया। इस तरह 1799 ईस्वी में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। उसके परिवार के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया। अंग्रेजों ने कन्नड़, कोयम्बटूर, वेनाड, धारपुरम तथा माइसोर का समस्त समुद्री तट अपने प्रदेश में विलय कर लिया। कुछ प्रदेश निजाम को भी दिए गए। माइसोर के राज्य को वाडियार वंश के एक 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को राजा बनाकर अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में ले लिया तथा माइसोर पर सहायक संधि लाद दी गई। टीपू के दोनों पुत्रों को पेंशन दे दी गई। चतुर्थ आंग्ल माइसोर युद्ध की सफलता के बाद गवर्नर जनरल वेल्जली ने दम भरे शब्दों में कहा कि अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में है। अवध राज्य अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच में था। ये पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूरब में कर्मनासा नदी तक फैला हुआ था। इसे बफर राज्य, बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है। अवध राज्य ने अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में धाय की भूमिका निभाई। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां बुरहानुल्लाह मुल्क था। उसने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। वह शिया था और निशापुर के सैयदों का वंशज था। उसे 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार बनाया गया। 1739 ईस्वी में अपने मरने के पहले वह वस्तुतः स्वतंत्र बन गया था और उसने प्रांत को अपनी वंशगत जायदाद बना लिया था। सादत को 1720 ईस्वी में बयाना का फौजदार नियुक्त किया गया। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया। फलस्वरूप पहले उसे पंचह जारी और फिर सप्तह जारी का मनसब मिला और बुरहानुल्लाह मुल्क की उपाधि भी मिली। 1720 ईस्वी से 1722 ईस्वी तक वह आगरा का गवर्नर भी रहा, जिसका शासन उसने अपने नायब नीलकंठ नागर के द्वारा चलाया। सादत खां ने 1723 ईस्वी में अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया। उसने उचित भू लगान लगाकर तथा बड़े जमींदारों के जुल्मों से किसानों को बचाकर उनकी हालत को बेहतर बनाया। बंगाल के नवाबों की तरह ही उसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। उसके अनेक सेनापति और उच्च अधिकारी हिंदू थे। 1739 ईस्वी में उसे नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया गया। वह वीरता से लड़ा, परंतु बंदी बना लिया गया।
उसने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया तथा उसे 20 करोड़ रुपए मिलने की आशा दिलाई। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद उसे बुलवाया तो उसने विष खाकर आत्महत्या कर ली। सादत खां के कोई पुत्र नहीं था। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने भतीजे सफदरजंग से कर दिया था। उसको मृत्यु के बाद वही उसका उत्तराधिकारी बना। सफदरजंग 1739 ईस्वी से 1754 ईस्वी। अबुल मंसूर खां सफदरजंग सादत खां का भतीजा एवं दामाद था। वह उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना। सम्राट मोहम्मद शाह ने एक फरमान द्वारा सफदरजंग को अवध का नवाब नियुक्त कर दिया। 1748 ईस्वी में सम्राट अहमद शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया तथा इलाहाबाद प्रांत दे दिया। इस कारण उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाने लगे। सफदरजंग ने 1754 ईस्वी में अपने मरने तक अवध और इलाहाबाद की जनता को अशांति का सामना नहीं करने दिया। उसने बागी जमींदारों को दबा दिया। उसने मराठा सरदारों से मित्रता कर ली जिससे उसके अधिकार क्षेत्र में उनकी घुसपैठ न हो सके। उसने रुहेलों और बंगश पठानों के खिलाफ लड़ाइयाँ छेड़ीं। बंगश नवाबों के खिलाफ 1750-51 ईस्वी में की गई लड़ाई में उसने मराठों की सैनिक सहायता तथा जाटों का समर्थन प्राप्त किया। इसके लिए उसे मराठों को प्रतिदिन 25,000 रुपये और जाटों को 15,000 रुपये देने पड़े। बाद में उसने पेशवा के साथ एक करार किया जिसके अनुसार पेशवा ने मुगल साम्राज्य को अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मदद देने और उसे भारतीय पठानों तथा राजपूत राजाओं जैसे आंतरिक विद्रोहियों से बचाने का वचन दिया। बदले में पेशवा को 50 लाख रुपये, पंजाब, सिंध और उत्तर भारत के कई जिलों की चौथ दी जाने वाली थी। इसके अलावा पेशवा को अजमेर और आगरा का सूबेदार बनाया जाना था। मगर पेशवा दिल्ली में सफदरजंग के दुश्मनों से जा मिला, इसलिए करार टूट गया। सफदरजंग ने न्याय की उचित व्यवस्था की। उसने नौकरियों देने में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच निष्पक्षता की नीति अपनाई। उसकी सरकार के सबसे बड़े पद पर एक हिंदू महाराजा नवाब राय था। 1753 ईस्वी में बादशाह ने उसे वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया। शाही सेनाओं के साथ विफल संघर्ष के उपरांत यह अवध वापस चला गया जहां 1754 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका पुत्र शुजाउद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। शुजाउद्दौला 1754 ईस्वी से 1775 ईस्वी। अवध के सूबेदार सफदरजंग की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी पुत्र शुजाउद्दौला बना। तुरानी वजीर इमादुल मुल्क की शत्रुता के कारण जब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय या अली गौहर को सुरक्षा के कारण दिल्ली छोड़ना पड़ा तो शुजाउद्दौला ने 1759 ईस्वी में लखनऊ में उसका स्वागत किया। पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। बंगाल के पदच्युत नवाब मीर कासिम और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ वह बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा परंतु पराजित हुआ। बक्सर के युद्ध को विजय के बाद 1765 ईस्वी में क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर शाह आलम को दे दिए। शुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग्स से 1773 ईस्वी में बनारस की संधि कर ली। बनारस की संधि 1773 ईस्वी। ये संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के बीच की गई। इस संधि के द्वारा इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिए गए। इसके अतिरिक्त नवाब ने रुहेलों के विरुद्ध कंपनी की सहायता का वचन लिया। इसके लिए नवाब को 40 लाख रुपए कंपनी को देने पड़ते। इसी संधि से प्रेरित होकर नवाब ने 1774 ईस्वी में रुहेलखंड पर आक्रमण कर दिया और अप्रैल 1774 ईस्वी में मीसपुर कटरा के स्थान पर एक निर्णायक युद्ध में रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां को मार डाला। इस प्रकार रुहेलखंड को अवध में सम्मिलित कर लिया गया तथा 20,000 रुहेलों को देश से निकाल दिया गया। आसफुद्दौला 1775 ईस्वी से 1797 ईस्वी। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी। वारेन हेस्टिंग्स से आसफुद्दौला ने फैजाबाद की संधि की। फैजाबाद की संधि 1775 ईस्वी। इस संधि के द्वारा बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई। इसी संधि के तहत वारेन हेस्टिंग्स ने अवध की बेगमों के संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली थी। अवध की बेगमों में नवाब आसफुद्दौला की माता बहू बेगम तथा उसकी दादी बुर्रा बेगम सम्मिलित थीं, जिनके पास बहुत सा सोना और चांदी थी।
परंतु बाद में वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में फैजाबाद की संधि की परवाह न करते हुए जॉन मिडल्टन को बेगमों से धन वसूलने का आदेश दिया। बाद में वारेन हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड में बक ने महाभियोग चलाया था, जिसमें एक कारण उसका अवध की बेगों के साथ दुर्व्यवहार था। आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण कराया। इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है। वजीर अली 1797 ईस्वी से 1798 ईस्वी। आसफुद्दौला के बाद वजीर अली अवध का नवाब बना। सादत अली खां 1798 ईस्वी से 1819 ईस्वी। सादत अली खां ने अंग्रेजों को इलाहाबाद का जिला दे दिया। 1801 ईस्वी में इसने वेलजली से सहायक संधि स्वीकार कर ली। 1819 ईस्वी में इसे राजा की उपाधि दी गई। गाजीउद्दीन हैदर अली खां 1814-27 ईस्वी। हेस्टिंग्स ने 1815 ईस्वी में इसे बादशाह की उपाधि दी। इसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद अली गद्दी पर बैठा। तदुपरांत अमजदौली 1842-47 ईस्वी, फिर वाजिद अली शाह 1847-56 ईस्वी। वाजिद अली शाह 1847 ईस्वी से 1856 ईस्वी। यह अवध का अंतिम नवाब था। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में ऑटम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। वाजिद अली शाह को नजरबंद कर कलकत्ता में रखा गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में अवध के प्रति डलहौजी द्वारा किया गया दुर्व्यवहार एक प्रमुख कारण माना जाता है। केरल राजधानी प्रावणकोर। 18वीं शताब्दी के आरंभ में केरल कई सामंती सरदारों और राजाओं के बीच बंटा हुआ था। 4 अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य थे जमोरिन के अधीन कालीकट, विराकल, कोचीन और त्रावणकोर। ब्रावणकोर राज्य को 1729 ईस्वी के बाद राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। उसने अपने राज्य के सामंतों को पराजित किया, क्विलोन और इलायादाम को जीत लिया और डच लोगों को हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता खत्म कर दी। उसने यूरोपीय अफसरों की मदद से पश्चिमी मॉडल के आधार पर एक शक्तिशाली फौज का संगठन किया और उसे आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया। उसने एक आधुनिक शस्त्रागार भी बनाया। उसने शीघ्र ही विजयों के द्वारा त्रावणकोर की सीमाएं कन्याकुमारी से कोचीन तक फैला दी। उसने सिंचाई की अनेक व्यवस्थाएं की, संचार के लिए सड़कें और नहरें बनाई तथा विदेश व्यापार को प्रोत्साहन दिया। मार्तंड वर्मा के उत्तराधिकारी राम वर्मा के समय में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वता का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गई। 18वीं शताब्दी में मलयाली साहित्य को भी असाधारण उन्नति हुई। राम वर्मा स्वयं एक कवि, विद्वान, संगीतज्ञ, प्रसिद्ध अभिनेता और सुसंस्कृत व्यक्ति था। वह अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत करता था। उसने यूरोपीय मामलों में गहरी दिलचस्पी ली। वह लंदन, कलकत्ता और मद्रास से निकलने वाले अखबारों को नियमित रूप से पढ़ता था। बंगाल। भारत के प्रांतों में बंगाल अत्यंत उपजाऊ और सबसे समृद्ध था। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी 1651 ईस्वी में शाह शुजा की अनुमति से बनाई। उसी वर्ष एक राजवंश की डॉक्टर शून्य बॉटन द्वारा चिकित्सा करने पर उसने अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक के बदले में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। 1698 ईस्वी में सूबेदार अजी मुशान ने कंपनी को सुल्तानाती, कलिकाता तथा गोविंदपुर की जमींदारी दे दी। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की। औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया। 1717 ईस्वी में इसे बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। मुर्शिद कुली खां 1717-1727 ईस्वी। औरंगजेब के पोते अजीमुस्सान से मतभेद के कारण मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद मकसूदाबाद स्थानांतरित कर दी। मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने इसे 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। 1719 ईस्वी में इसे उड़ीसा भी दे दिया गया। इसके समय में जमींदारों के कुल 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया। दूसरा विद्रोह शुजात खां के नेतृत्व में तथा तीसरा विद्रोह नजात खां के नेतृत्व में हुआ। मुर्शिद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की।
उसने किम्पनो दो तलावी ऋण दिए, परंतु मालगुजारी की वसूली के लिए कठोर कदम उठाए। फलस्वरूप मालगुजारी अदायगी में नियमितता आई। 1721 ईस्वी में असल जमातुमार 1,41,09,194 रुपये हो गया। इसकी मृत्यु के बाद इसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। शुजाउद्दीन 1727-1739 ईस्वी। यह मुर्शिद कुली खां का दामाद था। 1733 ईस्वी में बिहार का कार्यभार भी इसके अधीन हो गया। इसने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया। सरफराज 1739 ईस्वी। 1739 ईस्वी में शुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। इसके समय में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां पराजित हुआ और मार डाला गया। इसके बाद अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां 1740-1756 ईस्वी। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए घूस देकर अपने पद को स्थायी बनाया। गद्दी हथियाने के बाद उसने मुगल बादशाह को अपनी सत्ता की पुष्टि के लिए नजराना भेजा, लेकिन उसके बाद अपने 16 वर्षों के शासनकाल में उसने मुगल बादशाह को कभी राजस्व नहीं भेजा। ये नामात्र के लिए मुगल सम्राट के अधीन था। मराठों ने इसे बहुत परेशान किया। अंततः मराठा सरदार रघुवजी से 1751 ईस्वी में इसने संधि कर ली। इस संधि के द्वारा इसने मराठों को उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देने की बात स्वीकार कर ली। इसके अंग्रेजों से अच्छे संबंध थे, परंतु इसने अंग्रेजों को अपने गोदामों को दुर्गीकृत करने की अनुमति नहीं दी। इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। इसके 3 पुत्रियां थीं, जिनमें एक ढाका, दूसरी पूर्णिया और तीसरी पटना के शासक को ब्याही थीं। इसके जीवन काल में ही इसके तीनों दामाद खत्म हो चुके थे। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सबसे छोटी लड़की का पुत्र सिराजुद्दौला, जिसे अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, नवाब बना। सिराजुद्दौला 1756-1757 ईस्वी। अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। गद्दी पर बैठने के समय उसके 3 प्रमुख शत्रु थे। इनमें पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, उसकी मौसी घसीटी बेगम तथा अंग्रेज प्रमुख थे। इसमें नवाब के सबसे प्रबल शत्रु अंग्रेज थे, क्योंकि शौकत जंग को अंग्रेजों ने शरण दी थी, घसीटी बेगम को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया और बंगाल के भगोड़ों को भी शरण दिया। घसीटी बेगम ढाका के गवर्नर की विधवा थी, जो कि अलीवर्दी खां की सबसे बड़ी पुत्री थी। शौकत जंग अलीवर्दी खां की दूसरी पुत्री का बेटा था। इसका पिता पूर्णिया का गवर्नर था। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह पूर्णिया का नवाब बना। शौकत जंग को सिराजुद्दौला ने अक्टूबर 1756 ईस्वी में मनिहारी के युद्ध में पराजित करके मार डाला। घसीटी बेगम का समर्थन उसका अपना दीवान राजवल्लभ कर रहा था। 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाने से अंग्रेजों व फ्रांसीसियों ने अपने अपने गोदामों को दुर्गीकृत करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगढ़ की किलेबंदी प्रारंभ की। नवाब के मना करने पर फ्रांसीसी मान गए, किंतु अंग्रेज नहीं माने। नवाब ने राजवल्लभ के पुत्र कृष्ण वल्लभ को अंग्रेजों को लौटाने को कहा, जिसे कलकत्ता काउंसिल ने शरण दी थी, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। फिर सिराजुद्दौला ने 15 जून को कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। 5 दिन के घेरे के बाद 20 जून 1756 ईस्वी को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। गवर्नर ड्रेक, सेनापति मिनिचिन व अन्य अंग्रेज अधिकारी भागकर फुल्टा द्वीप में शरण लिए। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी। यह एक अंग्रेज अधिकारी J0Z0 हालवेल द्वारा संभवतः मंगढ़ंत व ख्याति प्राप्त करने तथा अंग्रेजों की प्रतिहिंसात्मक क्रिया को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई कहानी है। इसमें हालवेल ने बताया कि नवाब ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबी तथा 14 फुट 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन हालवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे। ये घटना इतिहास में ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है।
ये घटना झूठी लगती है क्योंकि इतनी छोटी कोठरी में इतने व्यक्तियों को बंद करना संभव नहीं है। दूसरे, समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियारुल मुतखैरिन में इसका कोई जिक्र नहीं किया है। प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि। कलकत्ता के पतन का समाचार मद्रास पहुंचने पर वहां से क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में एक सेना बंगाल पहुंची। क्लाइव ने मानिकचंद को घूस देकर 2 जनवरी 1757 ईस्वी को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 9 फरवरी 1757 ईस्वी में नवाब ने क्लाइव से अलीनगर की संधि कर ली। अलीनगर सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता को दिया गया नया नाम था। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी। ये संधि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई। इस संधि के द्वारा कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः स्थापित हो गए। कंपनी को नवाब द्वारा मुआवजा देने की बात कही गई जिसका निर्धारण स्वयं नवाब को करना था। इसी संधि के तहत कंपनी को अपने स्थलों को दुर्गीकृत करने एवं सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान की गई। इसी बीच 13 मार्च 1757 ईस्वी को क्लाइव व वाटसन ने फ्रांसीसियों से चंद्रंगा छीन लिया। क्लाइव ने दावा किया कि चंद्रंगा की क्षति फ्रांसीसियों के लिए इतनी भयंकर सिद्ध हुई कि जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। नवाब ने इसे अलीनगर की संधि का उल्लंघन माना। अब क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। नवाब के प्रमुख अधिकारी उससे असंतुष्ट थे। क्लाइव ने इसका लाभ उठाकर एक षड्यंत्र रचा जिसमें नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर, सेना का एक अन्य अधिकारी यार लतीफ, दीवान राय दुर्लभ और बंगाल के सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ शामिल थे। ये सभी पहले से ही नवाब के विरोधी थे। क्लाइव ने एक धनी व्यापारी अमीचंद के माध्यम से इन लोगों से संपर्क किया। षड्यंत्रकर्ताओं और अंग्रेजों के मध्य बातचीत मई 1757 ईस्वी में हुई। अमीचंद और कासिम बाजार फैक्ट्री के प्रमुख वॉट्स इसमें मुख्य एजेंट थे। षड्यंत्र में योजना बनी कि क्लाइव प्लासी तक आएगा। वहां मीर जाफर नवाब को धोखा देगा और इसके बदले में उसे नवाब बनाया जाएगा। कंपनी को दुर्गीकरण का अधिकार व 24 परमने की जमींदारी प्राप्त होगी। अमीचंद ने षड्यंत्र के भंडाफोड़ की बात कही तथा शांत रहने के लिए 30 लाख रुपए व नवाब के खजाने के आधे भाग की मांग की। क्लाइव ने स्थिति को देखते हुए अमीचंद से समझौता कर लिया। समझौते के 2 प्रारूप तैयार कराए गए। असली प्रारूप सफेद कागज पर तथा नकली लाल कागज पर। अमीचंद के मांगों का उल्लेख केवल लाल प्रारूप पर ही था। वाटसन ने केवल सफेद प्रारूप पर हस्ताक्षर किया। लाल प्रारूप पर क्लाइव ने वाटसन के नकली हस्ताक्षर बना दिए तथा उसे अमीचंद को दे दिए एवं कुछ दिन बाद उसकी हत्या करा दी। इस प्रकार धोखे की नींव पर भारत में अंग्रेजी राज्य के भवन की पहली ईंट रखी गई। अंग्रेजों ने नवाब पर दोषारोपण किया कि वह फ्रांसीसियों से मित्रता बढ़ा रहा है और इस कारण क्लाइव एक सेना के साथ प्लासी पहुंच गया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी। क्लाइव की सेना में 950 यूरोपीय पैदल, 100 यूरोपीय तोपची, 50 नाविक और 2100 भारतीय सैनिक थे। नवाब की सेना लगभग 50,000 थी। युद्ध में मीर जाफर ने धोखा दिया। नवाब की ओर से मीर मदान, मोहनलाल एवं कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। मीर मदान युद्ध में मारा गया और अंग्रेज विजयी हो गए। नवाब भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा जहां मीर जाफर के लड़के मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा उसका कत्ल करवा दिया। प्लासी, नदिया जिले में गंगा तट पर स्थित के युद्ध में बंगाल सेना के 500 सैनिक मरे तथा इतने ही जख्मी हुए जबकि अंग्रेजी सेना के 23 सैनिक मरे तथा 49 जख्मी हुए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मीर जाफर ने पद की लालसा में राष्ट्र से गद्दारी की थी। युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हुई जिससे उसकी आय में वृद्धि हुई। इसके साथ ही दस्तकों का और भी अधिक दुरुपयोग शुरू हो गया। क्लाइव को 2,21,000 रुपये भेंट मिली और 50 लाख रुपये सेना तथा नाविकों के लिए मिला। प्लासी के युद्ध के महत्वपूर्ण परिणाम। प्लासी के युद्ध के परिणामों के संदर्भ में मेल्सन ने लिखा है कि इतना तात्कालिक, स्थायी और प्रभावशाली परिणामों वाला कोई युद्ध नहीं हुआ। इस युद्ध में विजय ने बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाल दी। सर जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि 23 जून 1757 ईस्वी को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ हुआ।
प्लासी युद्ध के 20 वर्ष बाद ही देश धर्मतंत्रीय शासन के अभिशाप से मुक्त होने लगा। मीर जाफर को नवाब बनाया जाना प्रथम क्रांति कही गई। इससे न केवल कंपनी को बल्कि अधिकारियों को भी फायदा हुआ। कंपनी को 24 परगने की जमींदारी मिल गई। साथ ही 1758 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक के लिए कंपनी को बर्दवान तथा नदिया के कुछ क्षेत्र मिल गए। बंगाल की विजय और यहां से प्राप्त धन संपदा ने दक्कन में चल रहे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब व्यापारियों की संस्था राजा को हटाने व स्थापित करने की संस्था हो गई। इस युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप ही क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। वैधानिक रूप से अंग्रेज 1757 ईस्वी में बंगाल के राजनीतिक स्वामी नहीं बन पाए। प्लासी युद्ध के बाद भी अंग्रेजों का भारत में वाणिज्यिक स्वरूप बना रहा। मीर जाफर 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी। प्लासी की सफलता के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मुर्शिदाबाद के किसी हाजिर तबीयत के दरबारी ने मीर जाफर का नाम कर्नल क्लाइव का गधा रखा था। मीर जाफर बिहार प्रांत के शासक रामनारायण को हटाना चाहता था। यह अलीवर्दी खां के वंशजों का शुभचिंतक था। बाद में इसने मीर जाफर के प्रति राजभक्ति की शपथ ली। मीर जाफर ने उड़ीसा के राजा राम सिंह व पूर्णिया के राजा युगल सिंह को हटाने की कोशिश की, लेकिन क्लाइव व वाटसन की मध्यस्थता से विवाद शांत हो गया। यहां से दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक, हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का प्रारंभ हुआ जिसे अंग्रेजों ने प्रोत्साहित कर बांटो और राज्य करो की नीति का सूत्रपात किया। दो, मीर जाफर विद्रोहियों को दबा भी नहीं सका जिससे वह अपने आंतरिक प्रशासन में भी स्वतंत्र नहीं रहा। 25 फरवरी 1760 ईस्वी को क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया। मीर जाफर को गद्दी से हटाया जाना 1760 ईस्वी की तथाकथित क्रांति। क्लाइव के जाने के बाद हालवेल बंगाल का अस्थायी गवर्नर बना। उसने डचों को संरक्षण देने का दोष नवाब पर लगाया, परंतु नवाब का मुख्य अपराध अंग्रेजों की लगातार बढ़ती हुई धन की मांग को पूरा न कर पाना था। कुछ समय बाद वेंसिटाट बंगाल का स्थायी गवर्नर बना। इसने नवाब बदलने का निश्चय किया और इसी के तहत 1760 में मीर कासिम से समझौता हुआ, जिसमें उसे नवाब बनाने के बदले बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी कंपनी को प्राप्त होगी तथा सिलहट के चूना व्यापार में कंपनों को आधा हिस्सा प्राप्त होगा। इसके अलावा वेंसिटाट को 50,000 पौंड, हालवेल को 27,000 पौंड व कलकत्ता काउंसिल के अन्य सदस्यों को 25,000 पौंड देना स्वीकार किया। वेंसिटाट ने मुरादाबाद में बुलाकर मीर जाफर के समक्ष प्रस्ताव रखा कि मौर्य कासिम को नायब सूबेदार नियुक्त करके निजामत के अधिकार उसको दे दे। मीर जाफर ने गद्दी छोड़ दी और 15,000 मासिक पेंशन पर कलकत्ता में रहने लगा। मीर कासिम 1760 ईस्वी से 1763 ईस्वी। मौर्य कासिम अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा सबसे योग्य नवाब था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रात्मक वातावरण से दूर रहना चाहता था तथा कलकत्ता से दूर होने के कारण अंग्रेजी हस्तक्षेप भी यहां न्यूनतम रहता। उसने बंगाल की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए निम्नलिखित प्रशासनिक सुधार किए। 1, नए कर अबवाब ऊपरी कर लगाए तथा पुराने करों पर 3/32 भाग अतिरिक्त लेना स्वीकार किया। 2, अधिकारियों द्वारा बचत के रूप में एक और कर खिगरी जमा भी वसूल किया। 3, मुंगेर में तोपों तथा तोरदार बंदूकों को बनाने की व्यवस्था की। 4, अंग्रेजों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसने 1763 ईस्वी में समस्त आंतरिक व्यापार को कर मुक्त कर दिया। 5, उसने सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक जर्मन अधिकारी, वाल्टर रीनहार्ड की नियुक्ति की। ये समरू के नाम से प्रसिद्ध था। अंग्रेज उसके इन व्यवहारों को सहन न कर सके और उससे ईर्ष्या करने लगे। मीर कासिम ने बिहार के उप सूबेदार रामनारायण, जिसे क्लाइव का संरक्षण मिला था, को कंपनी से सौंपने को कहा। वेंसिटाट ने रामनारायण को मीर कासिम को सौंप दिया। मीर कासिम ने उसका वध कर दिया। पटना व्यापारिक कोठी के प्रमुख एलिस ने पटना पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया, लेकिन मौर्य कासिम ने पटना पर तुरंत अधिकार कर एलिस को पराजित कर दिया और अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लिया। पटना की घटना के कारण कंपनी ने जुलाई 1763 ईस्वी में मीर जाफर को नवाब घोषित कर मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इस तरह बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई।
मीर जाफर 1763 ईस्वी से 1765 ईस्वी। मीर कासिम को हटाने के बाद कंपनी ने पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इसने कंपनी से केवल नमक कर 21% लेने के अलावा कंपनी को सभी छूट प्रदान की। इसी के समय बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। पटना की घटना के कारण कंपनी ने जुलाई 1763 ईस्वी में मीर जाफर को नवाब घोषित कर मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। मीर कासिम ने अंग्रेजों को युद्ध बंद करने की चेतावनी दी, परंतु अंग्रेज नहीं माने। समरू की सलाह पर मीर कासिम ने सभी अंग्रेज बंदियों की हत्या करवा दी। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा। उस समय वहां मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी था। इस प्रकार तीनों के मध्य समझौते के तहत संयुक्त सेना ने पटना के पास बक्सर में सैनिक डेरा डाला। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया और वहीं पर उसकी 1777 ईस्वी में मृत्यु हो गई। शुजाउद्दौला ने हारने के पश्चात मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। प्लासी का युद्ध तो षड्यंत्र का परिणाम था, लेकिन बक्सर का युद्ध अंग्रेजों की अनुशासित व आधुनिक फौज की विजय थी। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। उसके बाद नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। नजमुद्दौला 1765 ईस्वी से 1766 ईस्वी। फरवरी 1765 ईस्वी में अल्पवयस्क नजमुद्दौला को नवाब बनाया गया। यह मीर जाफर का पुत्र था। इस समय अंग्रेजों ने लगभग सभी अधिकार अपने पास रखे। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव पुनः ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया। उसने बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट व अवध के नवाब शुजाउद्दौला से संधि की, क्योंकि उसके दृष्टिकोण में अभी बंगाल की सत्ता संभालना उचित नहीं था। इसके निम्नलिखित कारण थे: 1. प्रशासनिक अधिकारियों की कमी। 2. सत्ता संभालने से डच, फ्रांसीसी व पुर्तगाली एक हो सकते थे और भारतीय शक्तियों को एकजुट कर सकते थे। 3. मुगल सम्राट की प्रतिष्ठा अभी भी थी, जिसके कारण भारतीय शक्तियां एक हो सकती थीं। 4. कंपनी के डायरेक्टर किसी भी प्रकार के विस्तार के विरोध में थे। क्लाइव ने मुगल सम्राट और अवध के नवाब से इलाहाबाद की 2 अलग अलग संधियां की। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी। ये संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से हुई। इस संधि पर शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला एवं क्लाइव ने हस्ताक्षर किए। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थीं: 1. मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त के फरमान के जरिए बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी। 2. सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर दे दिए गए। 3. मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। 4. इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को उत्तरी सरकार की जागीर मिली। तत्कालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियारुल मुत्खैरिन में लिखा है कि इस संधि की शर्तों को तय करने में उतना भी समय नहीं लगा जितना कि एक गधे को खरीदने में लगता है। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी। ये संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थीं, जिससे: 1. अवध का राज्य कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को वापस मिल गया। 2. कंपनी को 50 लाख रुपए तथा चुनार का दुर्ग अवध से प्राप्त हुए। 3. वाराणसी और गाजीपुर के क्षेत्र में अमेजों की संरक्षिता में राजा बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया, परंतु ये राजा अवध के अधीन ही माना जाएगा। 4. अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा कंपनी को प्राप्त हुई। 5. अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। अवध के साथ की गई शर्तों से अंग्रेज मराठों के आक्रमण से अपने आप को सुरक्षित करना चाहते थे, अतः उन्होंने अवध को एक मध्यस्थ राज्य के रूप में प्रयोग किया। बंगाल में द्वैध शासन 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी। मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसका बेटा नजमुद्दौला नवाब बना। नए नवाब से एक संधि के द्वारा प्रांत की सुरक्षा फरवरी 1765 ईस्वी में कलकत्ता काउंसिल ने अपने हाथों में ले ली, अर्थात नवाब की सेना समाप्त हो गई और अंग्रेजी सेना ने सुरक्षा का दायित्व संभाल लिया।
संधि के प्रावधानों के अनुसार एक नायब सूबेदार की नियुक्ति की गई जिसे सूबेदार के रूप में प्रशासनिक व्यवस्था देखनी थी। नायब सूबेदार की नियुक्ति अंग्रेजों द्वारा की जानी थी। तदनुसार मोशून्य रजा खां को नायब सूबेदार नियुक्त किया गया। संधि की अन्य व्यवस्थाओं के अनुसार सेना, बाहरी संबंध तथा वित्तीय व्यवस्था पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। इस तरह बंगाल में नवाब का स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया। नवाब को 53 लाख रुपए वार्षिक दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया। क्लाइव ने अगस्त 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। इन प्रावधानों में शाह आलम को 26 लाख रुपए प्राप्त होने थे, अर्थात इन दोनों राशियों 26 लाख जोड़ 53 लाख को देने के बाद समस्त भू राजस्व पर कंपनी का अधिकार हो गया। क्लाइव ने दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय अपने पास रखे तथा आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय एवं अन्य समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया। अर्थात क्लाइव ने प्रशासन का अधिकार तो ले लिया लेकिन उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों को अलग कर दिया गया। इसी को द्वैध शासन कहते हैं। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल में मोशून्य रजा खां, बिहार में राजा सिताब राय तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ की नियुक्ति की। क्लाइव ये समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास केवल सत्ता की छाया है। द्वैध शासन के दुष्परिणाम। बंगाल में द्वैध शासन की नींव 1765 ईस्वी में क्लाइव ने रखी। वारेन हेस्टिंग्स ने इसे 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया। इस द्वैध शासन के निम्नलिखित दुष्परिणाम सामने आए। 1. प्रशासनिक व्यवधान। निजामत की शिथिलता के कारण देश में कानून व्यवस्था ठप हो गई, क्योंकि कंपनी प्रशासन के अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करती थी। 2. कृषि का ह्रास। द्वैध शासन के दौरान भूमिकर संग्रह करने का भार प्रतिवर्ष अधिकाधिक बोली लगाने वाले को दे दिया जाता था। परिणामस्वरूप कृषकों का शोषण प्रारंभ हो गया। 1770 ईस्वी में बंगाल में अकाल पड़ा, जिसमें बंगाल की 1/3 जनसंख्या भूख और बीमारी से समाप्त हो गई। 1770 ईस्वी के भयंकर अकाल के दौरान कंपनी के द्वैध शासन के दुष्परिणामों का पूरी तरह से अनुभव किया गया। अकाल के बावजूद भू राजस्व में कोई कटौती या राहत नहीं प्रदान की गई, बल्कि अगले वर्ष लगान 10% बढ़ा दिया गया। इस अकाल के समय कार्टियर 1769-72 ईस्वी बंगाल का गवर्नर था। 3. उद्योग तथा दक्षता का ह्रास। 1769 ईस्वी में कंपनी के निदेशकों, डायरेक्टर्स ने कार्यकर्ताओं को आदेश दिए कि कच्चे सिल्क के उत्पादन को प्रोत्साहित करें तथा रेशमी कपड़ा बुनने को निरुत्साहित करें। अतः रेशम का धागा लपेटने वालों को कंपनी के लिए काम करने को बाध्य किया जाता था। कुछ जुलाहों ने तो इस उत्पीड़न से बचने के लिए अपने अंगूठे तक कटवा लिए। 1. 4. भारतीय व्यापार का विघटन। कंपनी को मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त था, जिससे भारतीय व्यापार का विघटन हुआ। इस प्रकार द्वैध शासन प्रणाली कंपनी के उत्पीड़न का अंग बन गई। अनेक भारतीय और अंग्रेज लेखकों ने द्वैध शासन प्रणाली की कड़ी आलोचना की है। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार K0M0 पन्नेकर ने इस काल को डाकुओं का राज्य कहा है। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने इसे बेशर्मी और लूट का काल माना है। क्लाइव के सुधार। क्लाइव ने बंगाल की दशा सुधारने के लिए कुछ कदम भी उठाए। उसने उपहार लेने बंद कर दिए तथा कंपनी के अधिकारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी। इन प्रतिबंधों से जो हानि हुई उसकी क्षतिपूर्ति के लिए अगस्त 1765 ईस्वी में कंपनी के कार्यकर्ताओं की एक व्यापार समिति सोसाइटी फॉर ट्रेड बना दी गई, जिसको नमक, सुपारी तथा तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार दे दिया गया। ये निकाय उत्पादकों से समृद्ध माल लेकर निश्चित केंद्रों पर खुदरा व्यापारियों को बेच देता था। इस व्यापार के लाभ को कंपनी के कार्यकर्ताओं में उनके पद के अनुसार बांट दिया जाता था। रॉबर्ट क्लाइव ने सन 1766 ईस्वी में सैनिकों का दोहरा भत्ता बंद कर दिया। ये भत्ता अब केवल उन सैनिकों को मिलता था जो बंगाल, बिहार सीमा तक कार्य करते थे। परिणामस्वरूप मुंगेर और इलाहाबाद स्थित श्वेत अधिकारियों ने इस आज्ञा का विरोध किया तथा सामूहिक रूप से त्यागपत्र देने की धमकी दी। ये श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है।